गाइस चलिए 11th रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो 11th रूल है, जो 11th टाइप है आपका टाइप 11th, इसमें है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। और देखिए इसमें तीन जो है डिफरेंट इंटीग्रल्स होते हैं, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं। इनके प्रकार को आप समझिए। पहला है इंटीग्रल ऑफ a sin x अपॉन d cos x प्लस c sin x dx। ठीक है। दूसरा इसका प्रकार होता है इंटीग्रल ऑफ a cos x अपॉन b sin x प्लस c cos x dx, है ना। यहां पर पहला और दूसरा में अंतर क्या है कि ऊपर में आपका sin x है और एक में cos x है। क्लियर है, यही अंतर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्लियर। चलिए तीसरा इसका जो प्रकार है ये है आपका इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx। क्लियर है, मतलब यहां तीसरे वाले में ऊपर में साइन cos ऊपर में भी रहेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रहेगा, है ना। सभी जगह साइन cos का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर। सेम भी हो सकता है ना। यहां पर मैंने 4 डिफरेंट कोफिशिएंट्स को लिखा है, सेम भी हो सकता है क्वेश्चन में, है ना, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तीनों डिफरेंट फॉर्म को समझना होगा, है ना, कि ये तीनों डिफरेंट फॉर्म अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको समझना है कि ये टाइप 11th का प्रॉब्लम है ना। अब इन तीनों डिफरेंट फॉर्म्स जो है इंटीग्रल्स के, इनको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए जानते हैं इन तीनों प्रकार के इंटीग्रल्स को जो टाइप 11th में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसका जो पहला रूल है वो है आपका, पहला रूल है कि न्यूमरेटर को, मतलब जो न्यूमरेटर में होगा तीनों में से किसी में, न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर। a है यहां पर कैपिटल A, कांस्टेंट है ना। तो क्या लिखना है न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखना है। इस तीनों में से किसी भी फॉर्म का इंटीग्रल हो तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को लिखना है, a कांस्टेंट लगा दीजिए, उसके साथ लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस दूसरा कांस्टेंट लगा के लिखना है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमरेटर को आप इस प्रकार से मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, a और b जो कांस्टेंट है यहां पर, ये वाला जो हमने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल A और कैपिटल B जो दो कांस्टेंट है, दूसरे स्टेप में इस दोनों का वैल्यू निकालना है। फाइंड a एंड b बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो कैपिटल A और कैपिटल B है उसका वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू दोनों साइड sin x और cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके निकालना है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में a और b निकल गया। अब क्या करना है तीसरे स्टेप में बच्चा, तीसरे स्टेप में न्यूमरेटर को राइट न्यूमरेटर ऑफ ए गिवन इंटीग्रल एज स्टेप 1, है ना। तो जो गिवन इंटीग्रल है उसके न्यूमरेटर को इस स्टेप 1 की तरह लिख देना है। समझ गए, फिर से समझिए क्या करना है। तीसरे स्टेप में जब a और b का वैल्यू सेकेंड स्टेप से मिल जाता है, कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू, तो तीसरे स्टेप में जो गिवन इंटीग्रल है उसके न्यूमरेटर को स्टेप 1 की तरह लिखना है। मतलब लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में न्यूमरेटर में लिख देना है, तीनों में से कोई भी फॉर्म रहे तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा और आगे बढ़ेंगे, ऐसा लिखकर आगे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इट विल बी इन इंटीग्रेबल फॉर्म, है ना। तो जैसे ही हम वह न्यूमरेटर को स्टेप 1 की तरह लिख दें और प्रोसीड करें तो आगे चल के इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है, या फिर किसी ऐसे फॉर्म में आ जाता है जो 11th से पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर किसी ऐसे फॉर्म में आए जो 11th से पहले पढ़ चुके हैं तो उसके बाद उस फॉर्म के रूल रेगुलेशन के अनुसार हम आगे बढ़ जाएंगे और उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हमें जरूरत होती है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की, है ना, या फिर स्पेशल इंटीग्रल्स जो पढ़े हैं उसकी जरूरत पड़ती है।
उसके को इंटीग्रेट करने के लिए। तो चौथा स्टेप आपका यही कहता है कि न्यूमरेटर को आप क्या करना है, स्टेप 1 के तरह तीसरे स्टेप में है कि न्यूमरेटर को जो है स्टेप 1 की तरह लिख के प्रोसीड कर जाइए। आगे आपका इंटीग्रेबल फॉर्म होगा या पीछे डिस्कस किया हुआ किसी फॉर्म में चला जाएगा, उसके अनुसार आगे बढ़ना है ना। और जब जरूरत पड़े तो आप स्टैंडर्ड फार्मूले और स्पेशल इंटीग्रल्स के जो फार्मूले हैं उसको यूज करके आप उसे आसानी से इंटीग्रेट कर लें। समझ गए? तो ये था टाइप 11, ये थे इसके 3 फॉर्म्स, है ना। जनरली इसी तीनों फॉर्म्स में होता है, इसके अलावा अगर किसी दूसरे फॉर्म में है तो इस टाइप में नहीं बनेगा, है ना। और ये 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके बहुत ही आसानी से टाइप 11 के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। ओके गाइस, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो रूल रेगुलेशन है वो और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि जो टाइप 11 में हमने जिस 3 प्रकार के इंटीग्रल्स का डिस्कशन किया है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल और रेगुलेशंस है वो हमें समझ में आ जाए, है ना। और एग्जाम्पल के माध्यम से ही ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, इंटीग्रेट करना है आपको इंटीग्रल ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ठीक है बच्चा, ये जो यहां पर इंटीग्रल दिख रहा है ये अभी हमने जो 11th टाइप 11th में जो इंटीग्रल्स के 3 फॉर्म देखे थे उसी में से एक फॉर्म है ना। रूल हमारा वही रहेगा, 4 सिंपल स्टेप्स है, 1 बाय 1 करके इसके लिए फॉलो कर लेना है। ओके, चलिए तो पहला स्टेप क्या कहता है कि न्यूमरेटर को क्या लिखना है, यहां पर लेट कर लेना है न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x, ये न्यूमरेटर है। और न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू, एक्चुअली थोड़ा इधर करके लिखते हैं, देखिए न्यूमरेटर को लिखना है, लेट कर लीजिए, न्यूमरेटर है आपका 2 sin x प्लस 3 cos x और न्यूमरेटर को लिखना है, हमने बताया कि न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यही बताया था। तो देखिए ये न्यूमरेटर हो गया आपका, ये न्यूमरेटर हो गया, है ना। अब है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी a इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देखिए ये डिनोमिनेटर हो गया ना। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए 3 sin x प्लस 4 cos x आपका डिनोमिनेटर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा। तो 3 sin x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 cos x और माइनस 4 sin x, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चा? तो आपने देखा क्या लिखा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, लिख दिया ना। तो ये फॉर्म है, पहले स्टेप में आपको यही करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए इसको गुना कीजिए, a से गुना कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x और माइनस 4b sin x। हो गया ना, यहां पर a से इस ब्रैकेट में गुना कर दिया और यहां से b से इस ब्रैकेट में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, sin x वाले को एक जगह और cos x वाले को एक जगह करेंगे। तो देखिए sin x वाला ये दोनों है और cos x वाला ये दोनों है, तो एक जगह कीजिए, sin x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3a और माइनस 4b इंटू sin x हो जाएगा, प्लस इन दोनों में cos x को बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b cos x, है ना। ये काम हो गया।
पहले स्टेप का काम खत्म। अब दूसरा स्टेप करता है आपका कि कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालना है। क्या करना है दूसरे स्टेप में? कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालना है, और इसको हम निकालेंगे कैसे? एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड साइन एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर नाउ इक्वेटिंग, यहां लिख दीजिए नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो देखिए यहां पर साइन एक्स का कोफिशिएंट है 3a माइनस 4b, और इधर है कितना? साइन एक्स का कोफिशिएंट 2, तो 3a माइनस 4b का वैल्यू हो गया 2। क्लियर? और इधर देखिए कॉस एक्स का कोफिशिएंट है 4a प्लस 3b, है ना? कॉस एक्स का कोफिशिएंट 4a प्लस 3b, और इधर है कॉस एक्स का कोफिशिएंट 3, तो इक्वल टू 3। क्लियर है? अब देखिए ए और बी में दो लीनियर इक्वेशन मिल गया, आपको मिल गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट। देखिए आपको सॉल्व करके प्रॉपरली लिखना है, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना? ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली इसलिए कि इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने 10th क्लास में खूब अच्छा से पढ़ा हुआ है ना? और ये बहुत ही आसान है आपके लिए इन दोनों को सॉल्व करना, है ना? मैं आपको यहां पर अब इसके रूल्स और मेथड्स नहीं बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, है ना? ये इसके रूल्स और मेथड आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस यहां से आपको ए का वैल्यू मिलेगा 18/25 एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा 1/25। ए और बी मिल गया, है ना? तो ए और बी मिलने के बाद ये आपका दूसरा स्टेप था, है ना? अब तीसरा स्टेप में क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि न्यूमरेटर को स्टेप 1 की तरह इसको मान लीजिए 1 और ये 2 और ये 3 हो गया। तो यहां पर आप लिखिएगा सॉल्विंग 2 and 3, ठीक है ना? तो ये जो स्टेप 1 में न्यूमरेटर को हमने जो लिखा है, इसी तरह से न्यूमरेटर को लिखना है यहां गिवन इंटीग्रल में, ठीक है? इसी फॉर्म में जो स्टेप 1 का फॉर्म है, इसी फॉर्म में गिवन इंटीग्रल का जो न्यूमरेटर है उसको लिख देना है। तो देखिए यहां पर लिखते हैं, तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा बच्चा? देयरफॉर इंटीग्रल अब कैसा हो जाएगा? ऊपर में क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर है 2 sin x प्लस 3 cos x, लेकिन इसको लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर। तो a का वैल्यू है 18/25 और डिनोमिनेटर का वैल्यू है 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है? और प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, b का वैल्यू कितना है? 1/25 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना था? 3 cos x माइनस 4 sin x, है ना? और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x और dx, ये हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को पहले और दूसरे दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 18/25 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा देखिए 3 sin x प्लस 4 cos x में भाग देंगे 3 sin x प्लस 4 cos x से, तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहां dx, ठीक है? प्लस यहां पर हो गया 1/25, ये बाहर निकल गया, और यहां पर ऊपर में हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, और नीचे हो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x dx। क्लियर है बच्चा? अब देखिए ये तो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट dx का इंटीग्रल x होता है, तो ये हो जाएगा 18x/25। क्लियर है? और यहां देखिए प्लस 1/25, और यहां के लिए सेकंड वाले के लिए देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर वाला न्यूमरेटर, है ना? देखिए ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर फंक्शन हो गया और ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव हो गया। और इसके लिए हमने फर्स्ट या सेकंड टाइप ही पढ़ा था कि ऐसा इंटीग्रल का फॉर्म जिसमें उसका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हो, तो फंक्शन को t मान लेते थे, है ना? और आगे प्रोसीड कर जाते थे। तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा? 3 sin x प्लस 4 cos x। तो यहां लेट कर लीजिएगा कि 3 sin x
प्लस 4 cos x इज इक्वल टू टी मान लीजिए, और इसको डिफरेंशिएट कर लेना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये मिल जाएगा आपका 3 cos x माइनस 4 sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 cos x माइनस 4 sin x dx का वैल्यू कितना हो गया dt, तो ये वैल्यू डाल देंगे यहां पर dt, और नीचे वाला को हमने t मान दिया तो इसको लिख देंगे t। तो देखिए अगला स्टेप जो है ये वाला, ये तो पहला टर्म समझ गए कि dx का इंटीग्रल x है, तो ये हो जाएगा 18x/25, और यहां क्या हो जाएगा 1/25, पहले है कांस्टेंट बाहर, और ऊपर में हो गया 3 cos x माइनस 4 sin x dx का वैल्यू dt, और नीचे कितना हो जाएगा t, यही हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1/t का 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x, तो 1/t का इंटीग्रल log t हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा है 18x/25 और प्लस 1/25 log t लिखेंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पर t का वैल्यू फाइनली जो हमने यहां पर माना था, ये वैल्यू 3 sin x प्लस 4 cos x, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो गाइस हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18x/25 प्लस 1/25 इंटू लॉग, और t का वैल्यू है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देख रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से आपका जो है एग्जाम्पल बन गया, और इस एग्जाम्पल से जो आपके कंसेप्ट थे, जो रूल रेगुलेशन था टाइप 11 का, वो भी अच्छे तरह से समझ में आ गया, है ना। तो इस पर हम आपको 2 होमवर्क देंगे, उसे आप जरूर ट्राई करेंगे, उसे जरूर बनाएंगे, है ना। पहले आप इसको लिख लीजिए, देखिए। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क है टाइप 11 पर बेस्ड, है ना। यहां पर होमवर्क है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और यहां 2 आपको जो है प्रॉब्लम दे रहा हूं, 2 एग्जांपल्स है। पहला है आपका इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x dx, और दूसरा है इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। बहुत ही आसान है दोनों एग्जांपल। रूल्स जो है आपको 1 by 1 4 जो सिंपल स्टेप्स है टाइप 11th के, उन चारों स्टेप्स को 1 by 1 अच्छे तरीके से अप्लाई करिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। इन दोनों के लिए आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया है, आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, खाली यहाँ पर लॉग में sin x माइनस cos x है, और यहाँ पर sin x प्लस cos x है ना। एक भी बना लेंगे तो दूसरा उसी तरह से सिमिलर है, सिमिलर वे में बनेगा, है ना। तो ये 2 जो एग्जांपल्स है टाइप 11th के, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। इससे आपकी जो टाइप 11th के कंसेप्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का टाइप 11th था, जो हमने अभी डिस्कस किया, है ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक और टाइप में आपका डिस्कशन करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, टाइप 12। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा। जनरली जो हम 4 प्रकार के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और चौथा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इन चारों में सबसे बड़ा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना। तो अब जो बाकी के जो 2 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो 2 बच गया, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें अब इतना समय नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा जो समय लगता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 12वां रूल पढ़ेंगे, मतलब टाइप 12 पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा। चलिए, इन दोनों होमवर्क को आप लिख लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए देखिए।